नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन में हम भारत के अफवाह तंत्र वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं और इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें 2 क्लास लेनी पड़ेगी। पहली क्लास के अंदर हम हिमालयन रिवर को डिस्कस करेंगे और दूसरी क्लास में पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम है हिमालय श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, हिंदुकुश श्रृंखला में या कैलाश श्रृंखला में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैलाश श्रृंखला में। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले उद्गम देख लेते हैं। चलो पूरा पूरा सिंधु नदी का जाल ही देख लिया जाए एक बार। देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान देते हैं तो ऐसे आपको हल्का सा ऐसे यहाँ पर ऐसे भारत देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, बस आपको नॉर्थ का मैं हिस्सा दिखा रहा हूँ, बाकी सब ठीक है। ठीक, यहाँ पर जो है आपका मानसरोवर है। क्या है आपका? मानसरोवर, जो कि आपके कैलाश पर्वत के पास है। ठीक है, यहीं से आपकी सिंधु रिवर ऐसे निकलती है। ठीक है, सिंधु रिवर ऐसे निकलना स्टार्ट करती है, यहाँ पर पहुंचती है, यहाँ से सॉरी यहाँ से पहुंचने के बाद जो है ये ऐसे निकलते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है और फिर वहां पर जाते हुए यहाँ पर ऐसे कराची में अपना मुहाना बना देती है। कहाँ पर? कराची। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब सिंधु रिवर की बात कही जा रही है तो ये मानसरोवर हो गया। अब यहाँ पर आपको 2 श्रेणियां मैंने आपको बताई थी, अगर याद हो, 2-3 थी। एक काराकोरम थी, फिर यहाँ पर एक लद्दाख थी और यहाँ पर एक जास्कर थी। ठीक है, तो एक नई बात आपको ध्यान रखना है कि जो सिंधु रिवर है वो आपके काराकोरम एंड लद्दाख के मध्य से प्रवाहित होती है। दूसरी बात, लद्दाख जो है वो सिंधु नदी के राइट बैंक पर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बना कि कोई अगर रिवर है तो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि उसका राइट बैंक कौन है और उसका लेफ्ट बैंक कौन सा है। ठीक है, सपोज ये आपकी रिवर हो गई, समझिए ऐसे पानी का फ्लो है, पानी का डायरेक्शन इधर है, जिधर नदी का फ्लो होगा उधर आप अपना मुंह कर लीजिए और जो आपका राइट साइड होगा वही उस रिवर का राइट होगा और जो आपका लेफ्ट होगा वही उस रिवर का लेफ्ट होगा। तो अब इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आपकी सिंधु रिवर ऐसे प्रवाहित हो रही है तो इसका जो राइट बैंक है ये वाला हो जाएगा और इसका जो लेफ्ट बैंक है वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम सिंधु नदी के जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपको एक श्योक रिवर देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी? श्योक रिवर। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर श्योक रिवर, यहाँ पर एक आपको जास्कर रिवर देखने को मिल जाएगी। कौन सी? जास्कर रिवर। फिर आपके पाकिस्तान के अंदर आना पड़ेगा, इंडिया फिर और कोई इसकी सहायक नदी खास नहीं देखने को मिलती। यहाँ पर जो है आपको गिलगित। कौन सी रिवर? गिलगित। गिलगित के बाद आपको एक नदी देखने को मिलेगी, काबुल। ठीक है, काबुल के बाद यहां पर आपको एक नदी देखने को मिलेगी, कुर्रम। कौन सी? कुर्रम। और कुर्रम के बाद एक नदी आपको और देखने को मिलेगी, गोमल। ठीक है, यहां पर आपको एक नदी देखने को मिलती है, कौन सी? सोहन नदी। ठीक है, और भारत से एक रिवर चली आती है, चेनाब। कौन सी? चेनाब। वो यहां पर आकर के मिल जाती है। पूरा सिंधु नदी का ड्रेनेज सिस्टम बता रहा हूं, उसको ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिएगा। काबुल नदी में ही आपको एक रिवर देखने को मिल जाती है, स्वात। और कुर्रम में यहां पर जो है आपको एक तोची रिवर है, इधर तोची। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सी? सिंधु नदी। इसकी अगर टोटल लंबाई की यदि आप बात करते हैं तो 2880 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी ओवरऑल लंबाई है। लेकिन अगर इसके भारत के अंदर बात करें, भारत के अंदर जो इसकी ये वाला पूरा है, ये वाली लंबाई की बात करते हैं, 1114 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1114 किलोमीटर। ठीक है, इतना आपको सिंधु नदी के बारे में ध्यान रखना है। तो आपको पता चल गया आपके सिंधु नदी का उद्गम कहां पर है, मानसरोवर के पास से है। और फिर ये जो है आपके काराकोरम और लद्दाख और जास्कर
ये आपका लद्दाख श्रेणी है और ये आपकी जास्कर श्रेणी है। लद्दाख और जास्कर के मध्य से ही प्रवाहित होते हुए यहाँ पर जो है सिंधु गॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है? सिंधु गॉर्ज, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ती है जहां पर आपको एक पहले गिलगित रिवर, फिर आपकी काबुल, फिर आपकी कुर्रम, कुर्रम के बाद जो है आपकी गोमल, ये रिवर मेन है। और फिर इनकी जो सहायक नदियां यहाँ पर स्वात हो जाएगी और तोची हो जाएगी। ठीक है, इस चेनाब को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर अभी पंचनद के बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर आपको 5 नदियों का पूरा कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। ठीक है, उन्हें पंचनद कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो धौली गंगा और गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा, धौली गंगा, नंदाकिनी, अलकनंदा या पिंडर। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो धौली गंगा और अलकनंदा है। ठीक है, देखो यहां पर जो है आपके 5 प्रयाग है। उत्तराखंड के अंदर आपके पंच प्रयाग की ये बात कही जाती है। तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं, पंच प्रयाग किसे कहते हैं और उसमें कौन कौन सी रिवर है, कहां कहां पर उनका मेल हो रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले आप यहाँ पर एक जगह मार्क करिए, इसे कहते हैं बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ। यहां से एक रिवर निकल के आती है यहाँ पर, यहां से आपकी एक रिवर निकल के आ रही है, ये है आपकी धौली गंगा। धौली गंगा, ठीक है। इसे कई जगह पर आपको विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और वैसे जो है इसको अलकनंदा कहते हैं, अलकनंदा। और जहां पर धौली गंगा और आपकी अलकनंदा या विष्णु गंगा मिलती है, इसी को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। ठीक है, अब फिर इसके आगे आप और आगे बढ़िए, यहां से अलकनंदा का पूरा फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये आपकी अलकनंदा बन रही है। ठीक है, अलकनंदा ध्यान दीजिए। यहां पर जो है आपको एक चोटी देखने को मिलेगी, त्रिशूल। कौन सी है? त्रिशूल। यहां से एक रिवर निकल के आ रही है जो यहां पर मिल रही है, और जो यहां पर मिल रही है इसका नाम है आपका नंद प्रयाग। क्या है? नंद प्रयाग। और ये रिवर है आपकी नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर। फिर यहां से अलकनंदा आगे बढ़ जाती है, अभी अलकनंदा ही चल रही है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर यहां से आपको एक नदी आपको देखने को मिल जाएगी, पिंडर, पिंडार रिवर। और यहां पर जो है आपको बन जाता है कर्णप्रयाग। क्या बन गया? कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ जाती हैं। अलकनंदा जब आगे बढ़ती हैं तो यहां पर जो है आपका केदारनाथ है। क्या है? केदारनाथ। और केदारनाथ से ही जो है आपकी एक रिवर ऐसे निकल के आती है, मंदाकिनी। कौन सी रिवर है ये? मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर। ठीक है, यहां पर आकर के मिलती है, तो इस जगह पर क्या बनता है? रुद्रप्रयाग। क्या बन गया आपका? रुद्रप्रयाग। और फिर इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ जाती है, यहां पर एक रिवर और आती है आपके कौन से ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से, और उसका नाम है भागीरथी। ठीक है, यहां पर आकर के मिलती है, ये बन जाता है आपका देवप्रयाग। क्या बन गया? देवप्रयाग। तो हमारे पास टोटल 5 प्रयाग आपको देखने को मिल रहे हैं। कितने प्रयाग देखने को मिल रहे हैं? 5 प्रयाग। एक आपका विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा आपका कर्ण प्रयाग, चौथा आपका रुद्र प्रयाग, और पांचवा जो है आपका देव प्रयाग। ठीक है, अभी जो हमारा क्वेश्चन था वो इस वाले टॉपिक से यहां से था कि विष्णु प्रयाग किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पांचों प्रयाग के बारे में क्लियर कर दिया है। विष्णु प्रयाग है, फिर आपका नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, और आपका देव प्रयाग है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। ठीक है, चुन लेते हैं। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। किसकी बात कही जा रही है? देवप्रयाग की। अलकनंदा और भागीरथी नदी के। ठीक है, उसके बाद रुद्रप्रयाग की बात कही जाए, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है।
फिर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। वही मैंने कहा कि विष्णु प्रयाग या अलकनंदा के नाम से चली आ रही है। ठीक है, फिर केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाले क्वेश्चन में ये रहा आपका विष्णु प्रयाग, जहां से आपकी अलकनंदा चली आ रही है। फिर आपके रुद्रप्रयाग की बात कर रहा है तो केदारनाथ से जो रिवर चली आ रही है। फिर यहाँ पर देवप्रयाग, देवप्रयाग में तुम्हारी मंदाकिनी रिवर, ये यहाँ पर भागीरथी है। यहाँ पर जो है आपकी भागीरथी रिवर है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर शंकराचार्य के द्वारा मठों की बात की जाए तो टोटल 4 मठ आपको देखने को मिलते हैं। कितने? 4 मठ आपको देखने को मिल जाते हैं। एक केदारनाथ में, फिर इधर पश्चिम में जो है आपका द्वारका के पास, फिर पूरब में जो है आपके पुरी के पास, और एक आपका साउथ में है, उसका भी एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, साउथ में। तो 4 आपके जो है टोटल मठ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, व्यास, चिनाब, सतलज और रावी। ठीक है, चलो अब इनका भी हम पूरा ड्रेनेज सिस्टम देख लेते हैं। देखो, व्यास का जो उद्गम है भारत से ही है, आपके रोहतांग पास से। चिनाब का चंद्रभागा नदी के मिलने से बन जाता है। रावी जो है रोहतांग पास से निकलती है। लेकिन सतलज जो है ये भारत से नहीं है। ये इसका भी जो उद्गम स्थल है वो आपके तिब्बत वाले, जो ये आपके मानसरोवर के आसपास वाला झील है राकस ताल, वहां से होकर के आपकी सतलज रिवर निकलती है। देखिए जगह है, हाँ ठीक है। देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने भी सिंधु नदी के बारे में बताया कि जैसे ये हमारा प्यारा भारत का हेड हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप ऐसे आते हैं, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हो करके फिर ऐसे चला आता है, यहाँ पर ऐसे, और लगभग ऐसे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, यहाँ पर मानसरोवर के पास एक, यहाँ पर ऐसे दूसरा ग्लेशियर, और एक यहाँ पर तीसरा ग्लेशियर। 3 ग्लेशियर हैं, इसको आप समझिए। ये है आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यह है आपका राकसताल, यह है कैलाश मानसरोवर का आपका मानसरोवर। ठीक है, यहां से निकल जाती है आपकी सिंधु नदी, ऐसे आ गई। यहाँ पर आपका क्या है, ये पूरा समुद्र है। ठीक है, ये पूरा आपका यहाँ से बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है। यहाँ से जो है आपकी सतलज रिवर निकलती है राकसताल से। ठीक है, और फिर यहाँ आकर के ये चेनाब रिवर में मिल जाती है। चेनाब रिवर जाकर के आपके सिंधु नदी में मिल जाती है। और जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से जो है आपकी कौन सी रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर का उद्गम होता है, जो ऐसे आकर के ऐसे यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसी के लिए मैंने कहा कि जो आपकी सतलज रिवर है उसका जो उद्गम है वो आपके कहाँ से होता है, भारत के बाहर। और ये तीनों जो है आपके कहाँ पर है, तिब्बत के अंदर है। कहाँ पर है, तिब्बत में। मानसरोवर का हो गया, फिर कैलाश ग्लेशियर हो गया, कैलाश मानसरोवर, फिर राकसताल हो गया सतलज रिवर के लिए, और यहाँ पर आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर हो गया जो आपके ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए। यहाँ पर तो उसको यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र स्पेशली आपके असम के अंदर से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि जब यहाँ पर आपकी ये सतलज रिवर एंट्री करती है तो किस पास से होकर के गुजरती है? मैंने आपको ये पढ़ाया है कि किस पास से। ये जो है आपका सिपकीला पास, सिपकीला जो दर्रा है उसी से आपकी जो ब्रह्मपुत्र सतलज रिवर है वो भारत में एंट्री करती है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सतलज रिवर। अब सतलज रिवर के बारे में हमने कहा कि इसका जो उद्गम है आपका कहाँ से निकल रहा है, ये राकसताल से। और इसका मुहाना कहाँ पर है, चेनाब रिवर में। कहाँ पर है, चेनाब या चिनाब रिवर, चेनाब रिवर में इसका मुहाना बना रही है। ठीक है, अब इसी पर आपको 2 रिवर और इसके सहायक याद रखना है आपको। एक है आपकी ब्यास, ब्यास रिवर, और एक और रिवर है आपकी क्या कहते हैं, स्पीति, स्पीति रिवर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये दोनों ही आपके इसके राइट बैंक पर स्थित है। यहाँ पर जो है अगर आप देखते हैं तो आपको क्या कहते हैं उसको, भाखड़ा नांगल बांध यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाता है, और हरके बैराज के पास ये आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? चलो ठीक, देख लेते हैं। अब गंगा नदी का हम ड्रेनेज सिस्टम देखने जा रहे हैं, काफी कॉम्प्लेक्स है। जो आपने भी पंचप्रयाग देखा था, पंचप्रयाग में जब देवप्रयाग में आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, तो वहीं से केदारनाथ के आसपास से फिर आपकी उनका नाम जो है गंगा जी के नाम से हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम गंगा जी के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर पेज कम है। चलो ठीक है, दिखाता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर सपोज ये वाला लोकेशन आप पकड़िए, इस लोकेशन के पास जो है ये आपका देवप्रयाग है। क्या है? देवप्रयाग। यहाँ से जो है गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, मतलब गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। और फिर ये ऐसे आगे बढ़ जाती हैं, आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, फिर आकर के ऐसे वेस्ट बंगाल में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इनकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। तो जब यहाँ से आती है, सबसे पहले इनको जो है रामगंगा यहाँ देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिल जाएगा? रामगंगा देखने को मिल जाएगी। रामगंगा के बाद यदि आप आते हैं तो यहाँ पर आपको दूसरी रिवर जो है वो गोमती, फिर तीसरी रिवर जो है आपकी घाघरा, इधर जो है आपकी शारदा। ठीक है, और यहां पर जो है आपकी राप्ती। फिर इसके आगे आप और बढ़ते हैं तो यहां पर जो है आपको गंडक। फिर इसके आगे आप और बढ़ते हैं तो आपको जो है बूढ़ी गंडक। और इसी पे जो है एक रिवर आकर के मिलेगी, बागमती। एक रिवर यहां पर है आपकी, ये है कोसी। और फिर यहां पर एक और है आपकी रिवर, महानंदा। ठीक है, ये जितनी रिवर्स मैंने बताई गंगा जी के लेफ्ट बैंक में है, ये सारी दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो रही हैं। किस तरफ हो रही हैं? साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ। लेकिन उत्तरमुखी रिवर की यदि आप बात करते हैं, यहां पर जो है आपको ऐसे सोन रिवर, ओ यमुना रिवर आती है, ये आपकी यमुना है। ठीक है, यहां पर जो है आपको सोन नदी देखने को मिल जाएगी। कौन सी? सोन नदी। और ये सोन नदी निकल के कहां से जा रही है? अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर सतपुड़ा है, यहाँ महादेव है, और यहाँ पर आपकी अमर मैकाल वाली जो थ्रेडी, इसी पर जो है आपको अमरकंटक देखने को मिलता है। अमरकंटक से ही आपकी सोन नदी निकलती है, और एक दूसरी निकलती है आपकी नर्मदा। ठीक है, तो जो सोन नदी है ये उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है अपने उद्गम स्थल से, और मुहाना कहाँ बना रही है? आपके गंगा नदी में जाकर के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी यमुना रिवर के बारे में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको यमुना रिवर के पूरा ड्रेनेज सिस्टम समझाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसके मध्य पृष्ठ दोआब फैला हुआ है? ठीक है, देख लेते हैं किनके मध्य पृष्ठ दोआब फैला हुआ है। पृष्ठ दोआब की बात करते हैं। देखो, दोआब की अगर आप बात करते हैं तो आपको नॉर्थ में जितनी नदियां हैं उनका पहले ड्रेनेज सिस्टम देखना पड़ेगा, फिर आपको दोआब देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पर नदियां दिखाता हूँ। हाँ, पेज है, चलो दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर यदि आप देखते हैं तो ऐसे आपको ये आपका मान के चलिए सिंधु रिवर हो गई। कौन सी हो गई? सिंधु रिवर। ये क्या है आपका? सिंधु रिवर हो गया। सिंधु रिवर के बाद यदि आप आते हैं तो यहां पर जो है आपको एक झेलम मिलेगी। कौन सी नदी है? झेलम। थोड़ा कलर और बदल लो क्योंकि कई कलर की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, झेलम। झेलम नदी, झेलम नदी के बाद यदि आप आते हैं तो फिर आपको एक नदी मिल जाएगी, चिनाब। सबसे महत्वपूर्ण नदी आपको मान के चलना है, क्योंकि यही जाकर के सिंधु नदी में मिलती है उसमें। हाँ, सिंधु रिवर में ये है आपकी चेनाब। ठीक है, चेनाब के बाद जो है आपको यहाँ पर मिलेगी रावी। ये कौन सी है? रावी। ठीक है, तो यहां से यदि आप देखते हैं तो आपकी एक रिवर चली आ रही है, सतलज। सॉरी, इसका यहाँ जैसे चली आ रही है सतलज, जो कि आपके चेनाब में ही अपना मुहाना बनाती है। यहाँ पर है आपकी सतलज, सिंधु रिवर यहाँ से जा रही है। यहाँ पर एक ग्लेशियर मिल रहा है, यहाँ पर एक ग्लेशियर। और यदि आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो इसी की मैंने भी सहायक नदी आपको बताया,
ब्यास। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्थ में इतनी नदियां दिख रही हैं। इन्हीं 5 नदियों को, 1 2 3 4 5, इन 5 नदियों को कहा जाता है पंचनद। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं पंचनद। ठीक है, पंचनद इन्हें कहते हैं। अब आपको एक चीज मैं समझाने का प्रयास करता हूं। दोआब की अगर बात करूं तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। तो ये आपकी कौन सी है? सतलज है। ये आपकी कौन सी है? ब्यास है। ये रावी, ये चिनाब, ये झेलम, और ये आपकी सिंधु रिवर हो गई। ठीक है, अब जो भी दोआब है, आपको दोआब को रटना नहीं है, नदियों के नाम पकड़िए और वहीं से दोआब का नाम निकालने का प्रयास करिए। ठीक है, अब देखो यहां पर ब्यास है और यहां पर कौन सी है? सतलज है। तो यहां पर जो है आपको एक दोआब देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है आपका बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब कौन सा है आपका? बिष्ट दोआब। अब बिष्ट दोआब कैसे याद रखना है? बी से व्यास और सा से सतलज। ठीक है, बिष्ट दोआब हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर रावी नदी है, यहां पर ब्यास नदी है। तो यहां पर जो आपको दोआब देखने को मिल रहा है इस वाले रीजन पे, इस वाले दोआब को हम लेकर के आते हैं। तो ब्यास हो गया और ब्यास से रावी हो गया, तो रावी। ठीक है ना, यहां पर क्या बन रहा है आपका? बा, और ये आपका बन रहा है बारी। बा से क्या हो गया आपका? व्यास हो गया, और रा से क्या हो गया आपका? रावी नदी हो गई। ठीक है, ये दूसरा दोआब था, ये पहला दोआब था। अब तीसरे दोआब की तरफ चलते हैं। तो यहां पर देखो रा है और यहां पर चिनाब नीवर है। तो इसके बीच का जो रीजन है, इस वाले बीच का रीजन, इसको कह रहे हैं हम लोग रचना दोआब। क्या है आपका? रचना। रा से क्या हो गया आपका? रावी, और चा से क्या हो गया आपका? चिनाब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चा से चिनाब हो गया। अब यहां पर देखो चिनाब है और यहां पर झेलम है। यहां पर जो है आपका चज, चज, चज दोआब हो जाता है, या फिर चाज दोआब इसे कहते हैं, चाज दोआब। ठीक है, यहां पर आपका ये हो गया। अब इसके बीच में ये झेलम है और ये आपकी सिंधु है, तो इसको कहा जाता है सिंधु सागर दोआब। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको बिष्ट दिखे तो बिष्ट में आपको बी से ब्यास हो जाएगा, सा से आपका सतलज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बारी दिखे तो बा से ब्यास हो जाएगा, रा से रावी हो जाएगा। फिर आपका जो है रचना दिखे, रा से रचना और चा से चिनाब हो जाएगा। चच, चज या फिर चच की बात कर लेते हैं तो चा से चिनाब, और झा से झा से झेलम हो जाएगा। ठीक है, और सिंधु सागर तो है तुम्हारा जो है सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित है। तो ये आपके टोटल 5 दोआब है, इनको आपको ध्यान रखना है। एक, ये आपका बारी 2, फिर उसके बाद जो है रचना 3, जांच 4, और ये सिंधु सागर 5। ठीक है ना, 5 दोआब आपके ये हैं, और पंचनद इन्हें कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं, किस दोआब को? बिष्ट दोआब की। तो अभी मैंने आपको याद करने का ट्रिक बताया, बा से क्या कर लीजिए? व्यास नदी, और यहां से सा से क्या कर लीजिए आपका? सतलज रिवर। ठीक है ना, तब देखो यहाँ पर ब्यास और सतलज, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। रावी और ब्यास के मतलब रावी और ब्यास में कौन सा हो जाएगा आपका? बताइए। बारी। ठीक है, बारी दोआब। ठीक है, और फिर यहाँ पर झेलम चिनाब के मध्य कहा जा रहा है, तो कौन सा यहाँ पर? चाच दोआब या चच दोआब। और रावी और ब्यास के मतलब कौन हो जाएगा? रचना दोआब। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो भी आपके दोआब है ये मैंने आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो सिंधु रिवर है हमारी, यहाँ पर जैसे काराकोरम हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जास्कर हो जाएगा, और इसी के मध्य से, इसी के मध्य से आपकी सिंधु रिवर प्रवाहित होती है। कौन सी है? सिंधु नदी जो है इसी के मध्य से प्रवाहित होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चेनाब की यदि बात करते हैं तो चंद्र और भागा दो नदियों से, चंद्र और भागा दो नदियों के संगम से बनता है। झेलम जो है तुम्हारा शेषनाग झील से निकलती है, और सतलज जो है तुम्हारी राकसताल से उद्गम होता है और आपके सिपकीला पास से भारत में एंट्री लेती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उद्गम कहां से हो रहा है आपका इसका? राकसताल से।
कहीं पर राक्षस ताल भी लिखा रहता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और आपकी भारत में एंट्री कहाँ से होती है इसकी? भारत में एंट्री होती है तुम्हारे सिपकीला पास से, सिपकीला दर्रे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती? ठीक है, हुज्जा, नुब्रा, जास्कर, झेलम, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताता हूँ। देखिए, ये आपकी सिंधु रिवर हो गई। देखो, जितनी बार मैं बना रहा हूं ड्रॉ, अगर आप भी उतनी बार बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, तो वो चीजें आपको याद होंगी। तो इससे मत सोचिए तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाया जाए, क्योंकि टिक करना हो, आगे बढ़ना हो, तो आपके पास पीडीएफ सफिशियंट है, बहुत सारी पीडीएफ है आज मार्केट में, आप टिक करते हुए जा सकते हैं। लेकिन आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक साथ मल्टीपल चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। और आपका एग्जैक्ट लोकेशन भी क्लियर होता चलेगा। यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपकी श्योक न्यूब्रा जो है, आप न्यूब्रा श्योक रिवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जास्कर रिवर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, कौन सी? जास्कर रिवर। और ये है कौन सी आपकी? सिंधु रिवर। लेकिन जहां पर आपका सिंधु गौर जाता है, वहां से भारत खत्म हो जाता है, भारत की सीमा खत्म हो जाती है, फिर वहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। और फिर उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपको एक गिलगित रिवर देखने को मिलती है, कौन सी? गिलगित रिवर। और गिलगित रिवर जो है, इसी की जो सहायक रिवर है वो है आपकी हुंजा, हुजा रिवर, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है आपकी भारत में नहीं है। और ये झेलम, तो ये तो भारत में है, क्यों? क्योंकि ये चेनाब की सहायक रिवर है, ठीक है। यहाँ पर आपको झेलम मिलती है, और किस में जाकर के मिलती है? चेनाब में। चेनाब जाकर के आपके सिंधु नदी में मिलता है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये तीनों भारत में है, जबकि ये भारत में नहीं है। और यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? मैंने भी आपको समझाया कि तिब्बत से आपको 3 रिवर्स देखने को मिल रही हैं, तिब्बत से। एक मानसरोवर है, फिर एक आपका राकसताल है, और फिर आपका एक मान के चलिए चेमायुंडुंग ग्लेशियर है। यहाँ से आपका यारलुंग सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाएगी, ये आपके सिंधु रिवर हो जाएगी, और ये आपका सतलज रिवर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र गंगा, गंगा का तुम्हारा गंगोत्री से होता है, और ये तुम्हारे भारत में ही स्थित है, तो ये काट दीजिए। ताप्ती, तापी की यदि आप बात करते हैं तो ये आपके महादेव की पहाड़ियों से होता है, जो कि आपके प्रायद्वीपीय पठार में चलेंगे तब वहां पर हम इसका पढ़ेंगे। व्यास जो है आपका रोहतांग पास के बाद होता है, इसको भी काट दीजिए। ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, या सिंधु नदी के बाएं तट पर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के दाहिने तट पर, ठीक है। क्योंकि जब सिंधु रिवर आती है और जब भारत में प्रवेश करती है तो दो श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है, ये है आपकी लद्दाख, और ये है आपका जास्कर, ठीक है ना। तो अगर इसका सही ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए तो ऐसे प्रभावित होकर आ रही है, तो सिंधु नदी का जो राइट बैंक है वो ये वाला है, और राइट बैंक पर ही आपको कौन देखने को मिल रहा है? लद्दाख देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तुम्हारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती हैं? ये तो वही हो गया आपका ब्रह्मपुत्र, और वो था वो सिंधु रिवर वाला, तो ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी में मांजुली द्वीप स्थित है? कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु। इसका जो सही आंसर है कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। चलो ठीक है, आपके ब्रह्मपुत्र वाले भी पूरा देख लेते हैं कि क्या है इसका, कैसे है। अगर आप देखें तो यहाँ से जैसे भारत चला, सॉरी एक मिनट से, हाँ ठीक है। देखो, यहाँ से ऐसे भारत ऐसे आता है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम के बाद ऐसे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऐसे होते हुए नीचे आता है। अब पूरा हम लोग ब्रह्मपुत्र का देख रहे हैं तो हमको डायग्राम यहाँ बनाना पड़ेगा हल्का सा, ठीक है। ये आपका यहाँ से जो है ऐसे, ठीक। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको ग्लेशियर देखने को मिले, इसे कहते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या कहते हैं? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से एक रिवर निकल रही है, इसको तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। किससे? यारलुंग सांगपो के नाम से। फिर ये आती है यहाँ से, यहाँ आप दर्रे से भारत में एंट्री करती है, फिर ऐसे प्रवाहित होते हुए असम से होते हुए यहाँ पर ऐसे मिल जाती है, और यहाँ से आपकी गंगा रिवर आ रही है, ठीक है। गंगा रिवर यहाँ पर पहुंचती है, फरक्का बांध, इसके आगे पद्मा रिवर बन जाती है, और इसी में जाकर के ये
ब्रह्मपुत्र मिल जाती है और फिर आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक रिवर और आती है बराक, वो मिलती है, फिर इसके बाद मेघना बन जाती है। यहाँ पर ये मेघना, यहाँ पर जो है आपकी अभी पद्मा ही चल रही है, ये भी पद्मा है, यहाँ पर क्या है, गंगा है, ये यहाँ पर जमुना बन जाती है। क्या बन जाती है? जमुना बन जाती है। यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, ये हो गया। अगर अब मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूं तो भारत वाले रीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर की मल्टीपल सहायक नदियां हैं और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहां से एक रिवर आती है, ये तीस्ता, ये कौन सी रिवर है? तीस्ता रिवर है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर बड़े में बना लेता हूँ तो आपको ज्यादा हो जाएगा, देखने में आसान हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको तीस्ता रिवर देखने को मिल जाएगी। कौन सी? तीस्ता रिवर। फिर एक रिवर यहाँ पर ऐसे आती है, इसे कहते हैं संकोच रिवर। ठीक है, संकोच। यहाँ पर जो है एक मानस रिवर है। कौन सी है? मानस हो जाएगी। मानस के बाद तुम्हारी एक कामेंग है, कामेंग। और यहाँ पर एक और है आपकी सुबनसिरी। ठीक है, ये सुबनसिरी हो गया। अब यहीं पर इसके अगर हम बाएं तट की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको एक लोहित रिवर देखने को मिल जाएगी, एक यहाँ पर आपको दिबांग रिवर, ये दिबांग, ये लोहित। और फिर आगे आप बढ़ते हैं तो यहाँ कामेंग और इसके मानस के बीच में एक धनसिरी और दूसरी आपकी जो है कोपली। ठीक है, धनसिरी, कोपली, लोहित, और ये जो है आपकी दिबांग हो जाएगी। मानस है, ये आपकी संकोच है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपकी यहाँ पर जो है ऐसे सेम आती है, ये जो है संकोच रिवर है। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये आपके और यहाँ पर असम, इन दोनों के मध्य जो है बॉर्डर बनाने का काम करती है। असम के मध्य बॉर्डर बनाने का काम करती है। अगर आप मानस रिवर की बात करते हैं तो ये भूटान की सबसे बड़ी रिवर है, सबसे बड़ी। सुबनसिरी की बात करते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यही कारण है कि मानसून सीजन में इसके अंदर तो ऑलरेडी गाद रहती है, लेकिन जब सारी नदियां इकट्ठा पानी आपके ब्रह्मपुत्र वाली नदी में डाल देती हैं तो इसी की वजह से असम के अंदर हर साल बाढ़ देखने को मिल जाता है। ठीक ना, यहाँ पर आपकी कौन सी है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये इसी के अंदर जानी जाती है। जहां पर आपका असम वाला रीजन है इसी में जो है इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ पर ठीक है, तो ये हमारा हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीस्ता नदी, अच्छा कोट वाला है, अभिकथन है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये बात भी सही है। अब इसको अगर मैं समझाने का प्रयास करूं, देखो एक मिनट, यहाँ पर ऐसे सिक्किम, यहाँ से आपका ये अरुणाचल प्रदेश वाला बेल्ट मान लीजिए, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र एंट्री करके आ रही है। ठीक है, यहाँ से तीस्ता आ रही है, ये पहले ब्रह्मपुत्र में मिलती, उसमें गंगा जी में मिलती थी। लेकिन एक बार बाढ़ आया तो होता क्या है कि जब बाढ़ आता है हिमालयन वाले नदियों में तो बहुत सारे अवसाद को लेकर के चलती हैं। ठीक, बहुत सारे अवसाद को लेकर के, तो मान के चलिए कोई नदी का मार्ग ये है, अब ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद को लेकर के चल रही, बहुत सारे अवसाद को, तो ये वाले मार्ग में तो पूरा अवसाद भर गया। लेकिन बाढ़ के समय नदी का पानी इतने इस पूरे रीजन में फैल चुका है, इस पूरे रीजन में। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर तो पूरा अवसाद आ गया, लेकिन इसी के बाजू में इसको हल्का सा ढलान मिल गया, वो पानी यहाँ बहने के लिए इसको पर्याप्त रास्ता है, लेकिन यहाँ यहाँ पर अवसाद नहीं है, क्योंकि अभी अवसाद तो यहाँ आया नहीं। यहाँ पर जो ओवरफ्लो पानी हुआ है वो यही है, और यहाँ पर अवसाद की वजह से पूरी नीचे की प्लेन हो चुका है। तो अब जो नदी यहाँ से प्रवाहित होती थी वो इसका अपना मार्ग बदल करके यहाँ पर आ गई। ऐसा ही सेम तीस्ता में हुआ है, पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी और फिर बाद में जो है ये आपकी किसकी हो गई, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तुम्हारे सिक्किम से होता है। इसका जो सही आंसर होगा ये सही है, और अपहरण इनका सही गुण होता है। अपहरण का मतलब एक नदी दूसरे को अपने पास बुला लेती है, वो चीज कही जाए। इसका जो ए हो जाएगा ये सही व्याख्या भी कर रहा है और इसका सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का,
परवर्ती अपवाह का या अध्यारोपित अपवाह का? काफी अच्छी बात है, चलो इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखो पूर्ववर्ती अपवाह और अनुवर्ती अपवाह को मतलब समझिए। एक में कहा जा रहा है पूर्व और एक में कहा जा रहा है अनु। शब्दों में समझिए, शब्दों में ही सारा सार है। अनु का मतलब समझिए अनुसरण, अनुसरण हो रहा है, ठीक है। और इसका मतलब समझिए पूर्व से प्रवाहित हो रही है, पूर्व से प्रवाहित हो रही है मतलब पहले से ही। जहां पे ये जो है नदियां अगर पहले से प्रवाहित हो रही हैं तो ये अपना रास्ता जो इनका है वही बनाएंगी, ये खुद का ही रास्ता बनाती हैं। ये जो है अपना रास्ता स्वयं निर्धारित करती हैं। लेकिन जो अनुवर्ती होती हैं ये अनुसरण करते हुए चलती हैं। क्या करती हैं? अनुसरण करते हुए चलती हैं। अब मैं आपको समझाता हूं इसे अनुवर्ती नदियां कहते हैं। देखो ये वाला अगर आप देखें तो ये आपका ट्रांस हिमालय है, यहाँ पर काराकोरम है, यहाँ पर आपका लद्दाख है, यहाँ पर जास्कर है। ये वाला जो पार्ट है आपके ट्रांस हिमालय है, ठीक है। पहले यहाँ पर कुछ नदियां रही होंगी, तो ट्रांस हिमालय से अगर देखें तो ये यहाँ पर भी पूरा तिब्बत वाला क्षेत्र है। यहीं पर आपको जो है मानसरोवर मिल जा रहा है। फिर यहाँ पर आपका कौन सा मिल जा रहा है? सतलज रिवर के लिए राकस ताल मिल जा रहा है। यहाँ पर चेमा योंगडुंग ग्लेशियर मिल जा रहा है। तो यहाँ से जैसे आपकी सिंधु रिवर निकली, ठीक है, ये प्रवाहित हो रही है। लेकिन जब आप देखते हैं इयोसीन में आपके बृहद ग्रेट हिमालय का निर्माण चालू होता है तो धीरे धीरे सपोज ये सरफेस है, यहां से रिवर ऐसे प्रवाहित हो रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, ठीक है। तो नदियां क्या कर रही हैं? इसको धीरे धीरे काट रही हैं, क्योंकि आपने कभी देखा होगा जिस रास्ते से पानी बह रहा है उसके नीचे चिकनापन आ जाता है, वो रास्ता कटता चला जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हुआ वैसे वैसे सिंधु नदी ने आपके हिमालय को काटना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो है अपने पुराने मार्ग को बनाए रखी, मतलब इनका मार्ग इन्होंने खुद निर्धारित किया। सिंधु रिवर में अपना मार्ग खुद निर्धारित किया और हिमालय को धीरे धीरे काट दिया। मतलब हिमालय यहां पर भी उठ गया, यहां पर भी उठ गया ग्रेट हिमालय, लेकिन जो बीच का गॉर्ज है इसको सिंधु रिवर ने काट पीट करके बराबर कर दिया। मतलब हिमालय को वहां कुछ है ही नहीं, तो एक पास बना दिया। तो इन्हीं नदियों को जो कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। मतलब इन्होंने जो पूर्व में अपना मार्ग निर्धारित किया था, पहले निर्धारित किया था, वही मार्ग आज भी इनका है। इन्होंने अपने मार्ग को नहीं चेंज किया। लेकिन सपोज करिए जैसे कोई यहाँ पर आपकी एक ये ऐसे रिवर बह रही है, यहाँ पर पर्वत है, अब ये बह रही है, बहने के बाद जो यहाँ पर पर्वत आ गया, तो अब पर्वत के बीच में जो बीच की जगह मिल रही उसमें वो बहना चालू कर दी। मतलब जो जो अनुसरण करने वाला मार्ग मिला उसी मार्ग में प्रवाहित होने लगी। तो वो जो है आपकी अनुवर्ती रिवर्स हो जाती हैं। अब इसमें आपको तीन चीजें मिलेंगी फंसाने वाली, ठीक है, क्योंकि आपके पास हिमालय तीन है। मैं आपको दिखाता हूँ, काफी कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा लेकिन समझने का प्रयास करिए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी में कुछ नदियां अनुवर्ती भी कहलाएंगी और कुछ नदियां जो है आपकी पूर्ववर्ती भी कहलाएंगी, तो उन्हें आप समझना है, ठीक है। तो काफी डीप कॉन्सेप्ट यहां पर बनेगा, थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पर ये शिवालिक वाला रीजन है, ठीक है। अब समझिए जो हिमालय के पहले नदियां बन गई, हिमालय निर्माण के पहले से एग्जिस्ट कर रही नदियां, और हिमालय का उत्थान चालू हुआ तो हिमालय को उसने काटना चालू कर दिया। जैसे यहाँ पर एक सिंधु रिवर काटी, फिर यहाँ पर एक ब्रह्मपुत्र काट रही है, और यहाँ पर एक सतलज काट रही है। तो ये तीनों रिवर्स तो अनुवर्ती पूर्ववर्ती नदियां हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो बृहद हिमालय से आपकी गंगा रिवर निकल रही है, बृहद हिमालय से, बृहद हिमालय से गंगा रिवर निकल रही है। तो जो ये आपके मध्य हिमालय या आपके शिवालिक के पार्ट को काटेगी उनके लिए तो ये पूर्ववर्ती है, लेकिन आपके जो यहाँ पर ग्रेट हिमालय उसके लिए आपकी अनुवर्ती हो, क्योंकि वहां से वो निकल रही है। तो दूसरे के लिए जिसको वो काटेगी उनके लिए तो पूर्ववर्ती है, लेकिन जिनका अनुसरण करते हुए निकल रही है उनके लिए जो है वो अनुवर्ती हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही मान के चलिए अगर कोई यहां से रिवर निकल रही है तो वो इसके लिए पूर्ववर्ती होगी, ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो है सही आंसर था वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तुम्हारी क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। क्यों? क्योंकि इसने हिमालय को काट करके जिस रास्ते में पहले से बह रही थी पूर्व में, उसी रास्ते में आज भी प्रवाहित हो रही है। इसने अपने मार्ग को परिवर्तित नहीं किया, और अनुवर्तित होती है ये मार्ग को अपने परिवर्तित कर देती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संकोच नदी सीमा बनाती है बिहार पश्चिम बंगाल। पहली बात तो आपको संकोच नदी की बात करते हैं। जब संकोच रिवर की आप बात करते हैं तो ये किसकी सहायक नदी है? ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र के राइट बैंक पर है कि लेफ्ट बैंक पर है? तो ब्रह्मपुत्र के ये राइट बैंक पर है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि जो संकोच रिवर है वो आपके असम और आपके जो आपके वेस्ट बंगाल,
असम और वेस्ट बंगाल के मध्य जो है आपका ये बॉर्डर बनाती चलती है, असम और वेस्ट बंगाल, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, असम और वेस्ट बंगाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सॉरी, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? किस नदी से? पद्मा के नाम से। तो मैंने भी आपको बताया कि जो हमारी गंगा रिवर है, जब तक भारत में रहती है तब तक ये गंगा के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में जैसे ही एंट्री करती है इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, चलो समझा देता हूँ आपको। ठीक, यहाँ से जैसे आपकी गंगा रिवर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर पहुंचने के बाद जो है ये, हाँ, ऐसे आई यहाँ तक, फिर इसके बाद इसने फिर से कलर इसका बदल दो ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक रिवर आकर के मिलती है सिर्फ बराक, यहाँ से आकर के मिल रही है आपकी ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ये कौन सी है आपकी? ब्रह्मपुत्र। ये बराक, ये गंगा। ठीक है, यहाँ पर है ये, ऐसे आ रही है तिस्ता, इस पे पहले इसी, ये तिस्ता इसी में मिलती थी गंगा जी में। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट है ये आपका गंगा है, ये वाला जो पार्ट है ये आपके पद्मा है, ये वाला जो है आपके मेघना है। यहाँ पर तो ये ब्रह्मपुत्र है, लेकिन यहाँ पर जो है इस वाले रीजन में, मतलब असम के बाद और बांग्लादेश के अंदर, इसको कहते हैं जमुना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि गंगा नदी का जो मुहाना बनता है आपके वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल में, तो उसको किस नाम से जानते हैं? वो मेघना है। ठीक है ना, कौन सा है? मेघना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर एक ऐसे और नदी आती है, इसका नाम है आपका हुगली रिवर। ये हमारे भारत में रहती है, यहाँ पर आपका मुहाना बनाती है। ठीक है, लेकिन मेन पार्ट इसका, मेन स्ट्रीम यही है। यहाँ पर आपको फरक्का बांध देखने को मिल जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हमारा सही आंसर हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ठीक है, गंगा नदी बेसिन के हिस्सा की बात कही जा रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, अगर पुनपुन रिवर की यदि आप बात करते हैं तो ये आपके झारखंड के अंदर है, अजय रिवर आपके बिहार के अंदर है, ये जो है आपके वेस्ट बंगाल के अंदर है, जालंग नदी। और ये जो है जोंक रिवर जो है ये आपकी महानदी की सहायक नदी है। और किस बैंक पर है ये? आपके राइट बैंक पर है। मतलब महानदी जो है, जैसे आपकी महानदी है, तो महानदी के इस बैंक पर जो है आपको जोंक मिलेगी, आपकी ओंग मिलेगी, तेल मिलेगी। जोंक, ओंग और आपके तेल, तीन रिवर मिल जाएंगे। और वहीं जो इसका लेफ्ट बैंक है, लेफ्ट बैंक पे शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब, ये आपकी चार रिवर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? ठीक है, गंगा की सहायक नदी की बात कर रही, सोन नदी है, बेतवा, केन, चंबल, ये तीनों जो है आपकी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा सा यमुना का ड्रेनेज सिस्टम भी देख लेते हैं। देखिए पेज है लिए हैं, हाँ ठीक है। तो यमुना जी की शुरुआत होती है आपके बंदरपूछ ग्लेशियर से। कहाँ से? बंदरपूछ ग्लेशियर से। यहाँ से यमुना जी से चलना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, आने दो, अरे आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। और फिर यहाँ पर जो गंगा जी आ रही थी, उन्हीं से प्रयागराज में आकर के ये यमुना जी मिल जाती हैं। ये स्थान कौन सा है आपका? प्रयागराज। ठीक है, चलो अब थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर जो है आपको एक रिवर देखने को मिलेगी, टोन्स। फिर यहाँ पर एक रिवर आपको देखने को मिलेगी, हिंडन। ठीक है, ये हो गया। अब एक रिवर आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेगी, जान पावा के पहाड़ियों से निकल के आ रही है आपकी, कौन सी रिवर है? चंबल। चंबल रिवर की, एक मिनट थोड़ा सा क्या कर लो, इसी की एक सहायक नदी है,
वो है आपकी बनास। कौन सी नदी? बनास रिवर। चंबल नदी की यहाँ पर आपको सहायक नदी एक देखने को मिल जाएगी, छिप्रा। कौन सी? छिप्रा। अगर आपको याद हो, छिप्रा के तट पर कौन सा शहर है? तो जो आपको उज्जैन देखने को मिल रहा है वो छिप्रा नदी के तट पे ही है। ठीक है। फिर यहाँ पर जो है आपको एक काली सिंधी, कौन सी हो जाएगी? काली सिंध रिवर देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर सॉरी, एक ऐसे पार्वती है, पार्वती नदी देखने को मिल जाती है। ये हो गई आपके चंबल की। और अब यमुना में आते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको एक रिवर देखने को मिलेगी, बेतवा। ओ सॉरी, हाँ, बेतवा। और यहाँ पर केन। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है केन बेतवा में, इसके लिए, ठीक है ना, बेतवा केन। और एक रिवर यहाँ पर और है, उसको कहते हैं हम लोग सिंध रिवर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका पूरा यमुना नदी का ड्रेनेज सिस्टम। ये आपकी कौन सी रिवर है? यमुना। उद्गम कहाँ से हो रहा है? बंदरपूछ ग्लेशियर से। आपका मुहाना कहाँ बना रही है? प्रयागराज पे। इसके बाएं तट पर टोंस है, हिंडन है। दाहिने तट पर आपकी चंबल हो जाएगी, सिंध, बेतवा, केन हो जाएगा। ठीक है, इतनी रिवर्स यहाँ पर हो गई आपकी। और फिर उसके बाद यदि आप देखते हैं तो, हाँ, ये चंबल है, चंबल के बारे में इतना हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? सहायक नदी सोन। अच्छा, टिक कर दिया ऑलरेडी, ये आपके यमुना रिवर का है, इसको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, कोसी नदी का उद्गम स्थित है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में, धौलागिरी श्रेणी के दक्षिण में, या अन्नपूर्णा श्रेणी के दक्षिण में? ये आपका नेपाल के अंदर है, अन्नपूर्णा। धौलागिरी की यदि आप बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया माउंट एवरेस्ट। इसका जो है आपको देखो, कोसी नदी का होता क्या है कि कोसी नदी पहली बात तो आपकी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, बिहार की शोक कही जाती है। कोसी नदी की एक ट्रिब्यूटरीज है आपकी अरुण नदी। कौन सी है? अरुण नदी। और ये नदी जो है आपके माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ से निकल करके आती है। अब ऐसा नहीं कि ऊपर से निकल के आ रही, साइड से जो अलग अलग से हटिया टाइप बनी रहती है वहीं से निकल के आती है। तो जो आपका कोसी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है वो यही माना जाता है कि आपके माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ से, क्योंकि वहां से इसकी ट्रिब्यूटरी अरुण नदी, जो कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फरक्का के बाद गंगा नदी की मुख्य धारा का नाम जाना जाता है? पद्मा, स्वर्णरेखा, भागीरथी, हुगली। ठीक है, देखो मैंने भी आपको बताया कि जो गंगा जी आती हैं तो वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में जाने के पहले यहाँ पर एक फरक्का बांध बना है। कौन सा बांध बना है? फरक्का बांध बना है। यहाँ से आपकी एक रिवर निकल जाती है, ये है आपकी हुगली। ठीक है, और यहाँ जो आपकी गंगा जी हैं, अब पहले यहाँ गंगा जी के नाम से जानी जाती थी, अब यहाँ पर ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है? ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने का, अभी तो इसके पहले कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था सोन नदी के बारे में, वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी। ठीक है, घाघरा, रामगंगा और गंडक, ये तीनों जो हैं आपकी ऐसे प्रवाहित होती है। सोन नदी ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। अब आपको एक काम मैं दे रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो घाघरा, रामगंगा, गंडक है, इनका ईस्ट टू वेस्ट क्रम बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? देखो, अभी जब मैंने आपको पंचनद बताया था, तो पंचनद में आपको दो जगह का मैंने नाम स्पष्ट किया था, एक बद्रीनाथ और एक केदारनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ से तुम्हारी अलकनंदा निकलती है और केदारनाथ से तुम्हारी मंदाकिनी निकलती है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? अलकनंदा हो जाएगा। भागीरथी जो है तुम्हारी कहां से निकलती है? गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से। मंदाकिनी आपकी केदारनाथ। और गंगा जो है तुम्हारी देवप्रयाग के बाद बनती है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, या अक्रमवर्ती अपवाह का, या परवर्ती अपवाह का। तो इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती। किसके सापेक्ष, आपके मध्य हिमालय या लघु हिमालय या फिर आपके शिवालिक के लिए, शिवालिक और मध्य के लिए, दो के लिए जो है आपकी गंगा नदी क्या है, पूर्ववर्ती है। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे पूछ लूं ग्रेट हिमालय के लिए, तो उसके लिए पूर्ववर्ती नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इन दोनों के लिए है लेकिन इन दोनों के लिए नहीं, क्योंकि ग्रेट हिमालय से ही आपकी गंगा रिवर का उद्गम होकर के आ रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर और गोमती। आप इसको पकड़िए, किसको, कोसी नदी को, ये कुख्यात है। अब इसका कारण क्या है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, एक पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं ऐसे, तो आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज यहां से नदी ऐसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो यहां से नदी अपने फुल फॉर्म में निकलती है पूरी स्पीड के साथ। ठीक है, एकदम जहां देखो खल 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 करके आवाज आ रही है, पत्थरों को अपने साथ बहा करके ले जा रही है, तो ये नदी की युवा अवस्था होती है। ठीक है, फिर जैसे आदमी होता है धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, जीवन जीता रहता है, फिर एक समय के बाद वो जो है थक जाता है, मतलब वृद्धावस्था में पहुंचता है, तो वो उसकी जो वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था, तो उसमें क्या करता है आदमी, लड़खड़ाता रहता है। क्या करता है, लड़खड़ाता है, वृद्धावस्था प्रॉपर चल नहीं पाता है। ठीक है, और ये मुहाना होता है, मतलब जीवन का आखिरी पड़ाव। तो इसी तरीके से नदियों का भी जहां मुहाना मुहाना होता है वो उसका आखिरी पड़ाव होता है, लेकिन उसके पहले वो वृद्धावस्था पहुंचती है। अब वृद्धावस्था पे क्या होता है कि नदियां सपोज ऐसे बह रही हैं, अपने साथ युवा अवस्था में बहुत सारे गाद को लेकर के आती हैं, और वृद्धावस्था में जब पहुंचती हैं तो यहाँ पर इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, और गाद जो है वो रास्ते में जमने लगते हैं। और जब गाद रास्ते में जम रहे हैं, तो आज ऐसे इनका रास्ता था सपोज, ठीक है, यहाँ पर गाद जम गया, यहाँ पर गाद जम गया, तो अब पानी इधर से कट गया, तो कल यहां से बह रही थी, फिर पता लगा अगली बार यहां से बह रही है, फिर उसके बाद कट लगा, फिर यहां से बहने लगी। तो इस तरीके से अपने मार्ग को हमेशा बदलती रहती हैं। इसी के लिए कुख्यात हो जाती है कि इनका मार्ग निर्धारित ही नहीं रहता। पता चला आपने आज यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया कि हमारी जो नदी बह रही है यहाँ से बह रही है, ठीक है, पता चला फिर वहां पर वो जो है खूब सारे गाद को ला करके इकट्ठा कर दी, वहां से अपना मार्ग ही बदल दी, तो उसका कोई फिर मतलब नहीं रह जाता। इसी के लिए कोसी जो है आपकी बिहार में कुख्यात है बाढ़ के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ये तो फैक्ट बेसिस पे आपका राप्ती, लेकिन अब आपको ये बताना है ये किसकी सहायक नदी है। ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, को चिन्हित करिए। ठीक है, कर लेते हैं। सोन नदी, ये कहां से निकल के आ रही है, अमरकंटक से आ रही है। कहां से आ रही, अमरकंटक से आ रही है। ठीक है, सरता या सरयू, गोमती, और आपकी ये हो गई आपकी रामगंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका, गोमती रिवर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोमती आपके पीलीभीत में, पीलीभीत से आपके निकल के आती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। कहां से, पीलीभीत। क्लिक हो जा भाई, पीलीभीत से, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम्म, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूरब क्रम पर विचार करिए। चलो विचार कर लेते हैं। अभी मैंने यमुना नदी का आपको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाया था, चलो एक बार फिर से दिखा देता हूँ, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। यहाँ पर जो है आपकी कौन सी है, टोंस, फिर यहाँ पर कौन सी है, हिंडन, यहाँ पर कौन सी है, चंबल, फिर यहाँ पर कौन सी है, सिंध, यहाँ पर कौन सी है, बेतवा, फिर यहाँ पर कौन सी है, केन। ठीक है, ये मेन मेन नदियां हैं। बाकी जो और सारी नदियां, पार्वती हो गई, काली सिंध हो गई, फिर आपकी छिप्रा हो गई, बनास हो गई, ये सारी जो है इसकी रिवर्स है, चंबल की सहायक नदियां हैं। तो हम बेतवा की बात करते हैं। ठीक है, केन, सिंध और चंबल, बस इतने में आपका काम निपट जाने वाला है। तो चंबल सबसे वेस्ट में है, तो चंबल आपके चौथे नंबर पे है। इधर से पूछ रहा है पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर ना, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर हमें चलना है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो सबसे पहले आपको चंबल देखने को मिल रही है।
चंबल के बाद कौन है? सिंध। सिंध कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। ठीक है, फिर बेतवा की बात आ रही है। बेतवा किस नंबर पे? 1 नंबर पे है। और फिर उसके बाद कौन सी है? केन। केन कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। हमारा जो सही आंसर बन रहा है क्या बन रहा है? 1 3, सॉरी यहाँ पर 4 है ना, 4 3 1 2। सही आंसर क्या बन रहा है? 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतने क्वेश्चन पर डिस्कस किए हैं। ये जितनी भी नदियां थी, अधिकांश नदियां आपकी, अधिकांश क्या, लगभग सारी नदियां जो हैं आपकी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी हुई थी। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे उसमें पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करिए, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद।